जी डिस्कशन पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं मित्रों? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में जनरल अवेयरनेस के भारतीय अर्थव्यवस्था के पाठ्यक्रम के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था। उस पाठ्यक्रम के दौरान हम लोगों ने अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को समझा था कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इसी क्रम में हम आगे पढ़ाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, किसे कहते हैं। तो एक शब्द हम लोगों ने अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो मानव द्वारा संपादित किए जाने वाले समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, संपादित किए जाने वाले समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। क्या कहलाता है मित्रों? मानव द्वारा संपादित किए जाने वाले समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। और इन आर्थिक क्रियाओं मतलब जिसमें क्या हो, मुद्रा शामिल हो। मुद्रा का मतलब धन, जिसमें क्या हो, धन शामिल हो, उसे कहा जाता है आर्थिक क्रियाएं। यानी जिन क्रियाओं में मुद्रा यानी धन शामिल होगा उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया कहेंगे। जैसे एक उदाहरण समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर पे जाता है पूजा करने के लिए, तो वो मंदिर पे घर से गया, जितनी भी दूर पे मंदिर हो, तो वो एक क्रिया किया। वो क्या किया? मंदिर पे गया और वापस आए, एक क्रिया किया। लेकिन वो आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी। यदि केवल मंदिर पे गया पूजा करके चला आया तो वो आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? वो धार्मिक क्रिया कहलाएगी। अब यदि वही व्यक्ति जाता है मंदिर पे और मंदिर के पुजारी को कुछ दान देता है या चढ़ावा करता है, मंदिर पे चढ़ावा करता है, या मंदिर के बाहर बैठे व्यक्ति को कुछ दान देता है, तो वो सभी क्या हो गए? वो धन से जुड़ गया, और धन से जुड़ने के नाते वो क्रियाएं क्या कहलाएंगी? आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। तो जब अर्थ का काम यानी अर्थ जब भी जुटेगा तभी वो आर्थिक क्रियाएं, यानी जब भी धन जुटेगा तभी वो क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी, अन्यथा वो आर्थिक क्रियाएं नहीं कहलाएंगी। तो एक बात यहाँ आप लोग समझ के होंगे कि आर्थिक क्रिया किसे कहेंगे? जहाँ पे मुद्रा यानी धन शामिल। दूसरा होता है व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। अब एक चीज यहाँ से इसका यदि संक्षेप करें तो अर्थ का मतलब हो जाता है धन। अर्थ का मतलब क्या हो जाता है? धन। और व्यवस्था का मतलब क्या हो जाता है? कह सकते हैं जुड़ाव। तो क्या कर सकते हैं? जुड़ाव। मतलब जैसे क्या होता है कि हम पढ़ते हैं राज व्यवस्था यानी क्या मतलब है? व्यवस्था से मतलब जुड़ाव है, यानी राजनीति का जो जुड़ाव है वो किस प्रकार से है, या व्यवस्था मतलब जुड़ाव होता है, जो जुड़ाव है वो किस रूप में है। यानी राजनीतिक रूप से है तो राज व्यवस्था कहलाएगा, आर्थिक रूप से है तो वो अर्थव्यवस्था कहलाएगा, और धार्मिक रूप से है तो धार्मिक व्यवस्था कहलाएगा। इस तरह से व्यवस्था का अर्थ होता है जुड़ाव से। यानी जिस व्यवस्था का जुड़ाव किससे हो? धन से हो, तो वही क्या कहलाएगा? आपका अर्थव्यवस्था कहलाएगा। कॉन्सेप्ट समझे मित्रों? जिस व्यवस्था यानी जिस चीज का जुड़ाव धन से होगा उस धन के जुड़ाव को हम क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब यदि ये
धन का जुड़ा हो किसी भौगोलिक क्षेत्र से रख दिया जाए, किसी क्या किया जाए, भौगोलिक क्षेत्र से रख दिया जाए, तो उस क्षेत्र के नाम के बाद फिर अर्थव्यवस्था जुड़ जाता है। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब जैसे मान लीजिए भारत को लिख दिया जाए, भारत देश ले लिया जाए, तब जब भारत के देश से व्यवस्था जुड़ेगी तो इसे क्या कहलाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या कहलाएगा आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था। चीजें स्पष्ट है? आइए आगे चलते हैं। अब अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है, देश का विकास करना होता है। यानी भारतीय अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसका मूल उद्देश्य क्या होगा कि भारत का विकास करना। अब इसमें एक उदाहरण समझते हैं। यदि मान लीजिए आप खुद हैं, यदि मान लीजिए एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति का, ये जो व्यक्ति है इसका वेतन कितना है, मान लीजिए इसका वेतन प्रमाण 10,000 रुपये है। ये व्यक्ति का प्रति माह का वेतन कितना है, 10,000 रुपये। तो ये 10,000 रुपये इसके पास है, तो ये एक व्यवस्था बनाता है। ये कैसा व्यवस्था बनाता है कि हमें जो जरूरत की वस्तुएं हैं, जो क्या है जरूरतें हैं, उसकी आवश्यकताओं को इस 10,000 में पूरा करना है। ये जो 10,000 रुपया है इसकी जरूरतों को क्या करना है, इसमें जो है इन जरूरतों को पूरा करना है। यानी क्या होगा, ये हमारा जो है संसाधन हो गया। ये क्या कहलाएगा, संसाधन हो गया। मतलब इतने से ही आपको सभी जरूरतें पूरा करना है। जैसे जरूरत क्या आपका, मान लीजिए भोजन हो गया, ठीक, वस्त्र हो गया, ठीक, उसके बाद मान लीजिए आपकी शिक्षा हो गया, ठीक, इसके अलावा फिर और भी जो आपके सामाजिक दायित्व हैं, सामाजिक दायित्व, ठीक, इसके उपरांत यदि कोई आपका होता है तो फिर जो होता है वो बचत होता है। तो इसके आधार पे जो है हम 10,000 रुपये में ही एक आम एक विचार बनाते हैं कि इस रूप में कैसे जो है विभाजित किया जाए। ये संसाधन क्या होता है, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या होता है, हमारे पास संसाधन के रूप में क्या है, भूमि। भारत की क्या है, तो पहला क्या है, भूमि, इसे अंग्रेजी में लैंड करता है। दूसरा क्या है, पूंजी, या दूसरा को श्रम कहिए। दूसरा क्या है आपका, श्रम, यानी इसे कहते हैं अंग्रेजी में लेबर। तीसरा क्या है आपका, पूंजी, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैपिटल। और चौथा आपका क्या है, साहस या इंटरप्रेन्योरशिप। तो भारत में संसाधन क्या है, भारत में संसाधन की मुख्यतः चार भागों में डिवाइड किया गया। क्या है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है और साहस। मतलब भारत देश के पास ये चार चीजें हैं। इसके आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करना है या भारत की अर्थव्यवस्था को आगे विकास की ओर अग्रसर करना है। तो इन्हीं चारों संसाधनों का ही या इन्हीं संसाधनों का ही उपयोग करना है। अब ये आता है कि इन संसाधनों का उपयोग किया जाएगा तो क्या होगा फिर। अब आते हैं, इन संसाधनों का उपयोग किया जाएगा तो पहला ये चीज होता है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए। यदि इन चारों संसाधनों का उपयोग किया जाएगा तो पहला चीज होगा कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, उत्पादन किया जाए। दूसरा, अगर वो उत्पादन किया जाए तो कितना किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि केवल हमें जो जरूरत है उसके आधार पे केवल एक ही वस्तु का ही उत्पादन कर रहे हैं। तो दूसरा आता है कि कितना किया जाए, वस्तु का उत्पादन, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए।
कितना उत्पादन किया जाए, ये उत्पादन किया जाए तो उसकी क्वांटिटी कितनी हो, दो चीजों में। तीसरी चीज होती है कि इन सभी का वितरण कैसे किया जाए, यानी जो चार हमारे पास ये कंपोनेंट हैं, जो संसाधन के चार भाग हैं, इनका वितरण कैसे किया जाए। ऐसा तो नहीं है केवल जो है श्रम का ही अधिक उपयोग कर दिए, पूंजी लगाए ही नहीं, तब भी नहीं विकास होगा। ठीक है, क्या केवल साहस का उपयोग कर दिए, तब भी विकास संभव नहीं। यानी इन सभी का वितरण भी किसी वस्तु के उत्पादन में किस तरह से किया जाए, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस संसाधन के स्वामित्व, यानी अब जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं, इन संसाधनों के आधार पे करते हैं। जो भारत की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण है, इन संसाधनों के आधार पे करते हैं। इन संसाधनों के आधार का मतलब क्या है कि इन संसाधनों का अर्थ क्या है कि मान लीजिए इन संसाधन पर, यानी जो चार, इसको भाई कर दिया जाए, और भी तो इन यदि चारों संसाधन पर अगर पूंजी की स्वामित्व होगा, किसका होगा, इन चारों संसाधनों पर जो तीसरे पार्ट का स्वामित्व हो जाएगा, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें क्या होते हैं, उद्योगपति लोग मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, फिर इन चारों संसाधनों पे, कौन से चार संसाधन, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, इन चारों संसाधनों पे यदि समाज यानी गवर्नमेंट का स्वामित्व हो जाए, तो वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। कौन सी व्यवस्था कहलाएगी तो समाजवादी। समाजवादी कब कहलाएगी, जब इन संसाधनों के ऊपर सरकार का स्वामित्व हो जाए, यानी सरकार इसका मालिक हो जाए, या सरकार अपने हिसाब से इसका वितरण करे, तो उसे हम कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। इन दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है, यानी पूंजीवादी भी हो और समाजवादी भी हो, तो इसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं मित्रों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पहला हो गया पूंजीवादी, दूसरा हो गया समाजवादी, तीसरा हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके उपरांत अर्थव्यवस्था को और दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, जिसमें क्या होता है, इसे कहते हैं उत्पादन के संसाधनों के स्वामित्व के आधार, यानी स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार, ये पहला हो गया। दूसरा जो होता है विदेशी क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। विदेशी क्षेत्र के आधार, इसको हम उदाहरण समझाते हैं कैसे विदेशी क्षेत्र के आधार पर होता है। मान लीजिए आप आपके यहाँ ये चारों संसाधन उपलब्ध है, भूमि है, श्रम है, पूंजी और साहस। तो इन सभी संसाधनों का उपयोग करके आप डेली यूज के या आपकी जो जितनी भी जरूरतें हैं, उन सभी की आवश्यकताओं की आप पूर्ति कर ले रहे हैं। सभी आवश्यकता पूर्ति का मतलब क्या होगा कि आप जो है भोजन की भी व्यवस्था कर ले रहे हैं उससे, ठीक है, वस्त्र का भी उत्पादन कर ले रहे हैं। इन सभी तमाम जो है आपकी जो जरूरतें हैं, उन सभी की पूरा कर ले रहे हैं। तो क्या आप कभी किसी दूसरे से या किसी बाजार से कोई वस्तु आप लेंगे? तो मित्रों आपका आंसर होगा नहीं लेंगे। तो इसी तरह से एक देश के विषय में भी होता है। यदि कोई ये देश है मान लीजिए, ठीक है, और ये उत्पादन के इसके चारों संसाधन हैं, और ये संसाधनों का उपयोग करके जितनी भी इसकी जरूरतें हैं वो सभी पूरी कर ले रहे हैं। ये क्या कर ले रहा है, सभी अपनी जरूरतें पूरा कर लें इस उत्पादन के संसाधनों के आधार पर। तो क्या करेगा, अगर कोई ये दूसरा देश है तो इससे कोई वस्तु की मांग नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये बी जो दूसरा देश है इससे किसी भी वस्तु का मांग नहीं करेगा। तो जब ये मांग नहीं करेगा तो ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। क्या कहलाएगी दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था।
दूसरा इसका प्रकार है। अब ये जो है बंद अर्थव्यवस्था ये सैद्धांतिक रूप से ही है, केवल वर्तमान में या इस वैश्विक युग में ये कल्पना एक सैद्धांतिक रूप से ही मात्र रह गई है, क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है, या कह सकते हैं कि नगर मान करके ही चलिए कि ऐसी कोई जो व्यवस्था हो बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। दूसरा यदि इसका उदाहरण है, मान लीजिए ए देश है और ये बी देश है। अब इसकी जो जरूरतें हैं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो ये बी से कुछ सामान अपना मंगवा रहा है। बी की जरूरतें कुछ पूरी नहीं हो पा रही हैं, ये ए से मंगवा रहा है। तो जब इस तरह की व्यवस्था होगी तो इसे हम कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था। क्लियर है मित्रों? ये विदेशी क्षेत्र के आधार पर हम दो भागों में इसका डिवाइडेशन करते हैं। एक तीसरा जो आधार होता है वो होता है निर्भरता के आधार पर। अब ये निर्भरता क्या चीज है? निर्भरता के आधार पर हम जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर आधारित एक अर्थव्यवस्था है। कृषि पर आधारित एक अर्थव्यवस्था है। तो इसी तरह से कृषि के बाद यानी जो भारत की जनसंख्या है वो सबसे अधिक जो है किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। मैक्सिमम यानी 50% से ऊपर जो जनसंख्या वो क्या है? कृषि पर निर्भर है। उसके बाद दूसरा क्षेत्र आता है किस पर? विनिर्माण पर। विनिर्माण पर। और तीसरा जो होता है सेवा पर। यानी जो भारत की ये जनसंख्या इस पर निर्भर होती है और ये अर्थव्यवस्था यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है तो ये तीन क्षेत्रों पर निर्भर करती है। तो इसीलिए इसको निर्भरता के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। तो जिसमें पहला होता है कृषि क्षेत्र, दूसरा विनिर्माण क्षेत्र, तीसरा जो है सेवा क्षेत्र होता है। कृषि क्षेत्र हम समझते होंगे, विनिर्माण क्षेत्र किसे कहते हैं इसे समझते हैं। विनिर्माण का मतलब होता है कि जो प्राथमिक वस्तुओं का प्रयोग करके उत्पादन करे उसे ही विनिर्माण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कृषि क्षेत्र अगर गेहूं का उत्पादन कर रहा है तो ये गेहूं का उत्पादन करने के उपरांत जब फैक्ट्री में जाता है तो उसका बिस्किट बनाया जाता है। तो क्या हुआ? वो प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पादन वस्तुएं हैं उसका जो उपयोग करके जब वो निर्माण करता है तो उसे ही हम कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र। तो मित्रों ये थी आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार जो कई भागों में विभाजित किया गया।